हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फैक्टर है जिसको पर्सन जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है वो कंसिडर करता है, इसके बारे में सोचता है। जब मैंने टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि जब एक पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैक्टर है। देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या तो बिजनेस एक इंडिविजुअल करेगा या एचयूएफ करेगा, मतलब जॉइंट फैमिली, या फर्म करेगी या कंपनी बना के कर सकते हैं बिजनेस। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी आइदर ऑफ इंडिविजुअल, यानी बिजनेस या तो एक इंडिविजुअल का हो सकता है या एचयूएफ का हो सकता है या फर्म का हो सकता है या फिर कंपनी का। देखना हमें ये है कि अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस करे तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, एचयूएफ बिजनेस करे तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, एक फर्म अगर बिजनेस करे तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, और एक कंपनी बिजनेस करे तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। तो अल्टीमेटली किसकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, मिनिमम आएगी, वो देखना है हमें, क्योंकि हमें एक नया बिजनेस करना है तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है हमें। और टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ पे बन रही है वो देखना होता है। तो सबसे पहले अगर बिजनेस एक इंडिविजुअल का हो तब हमें चेक करना पड़ेगा इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और कम कैसे हो सकती है, इसको क्या क्या डिडक्शन मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम में, वो हमें देखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल का जो टैक्स पे करता है वो टोटल इनकम पे करता है। इंडिविजुअल जो टैक्स पे करेगा वो टोटल इनकम पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम। स्लैब सिस्टम जो प्रेस्क्राइब है इन द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। यानी मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर 1920, उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021। तो इसका जो फाइनेंस एक्ट होगा वो होगा 2019 जो आप पे अप्लीकेबल है। तो एक इंडिविजुअल का जो टैक्स है वो टोटल इनकम पे लगता है। वो टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, स्लैब सिस्टम पे। स्लैब सिस्टम आगे बताऊंगा मैं। स्लैब सिस्टम जैसे 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5%, 5 से अधिक पर 10 तक 20%, 10 से ऊपर 30%, आगे बताऊंगा, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इंडिविजुअल टोटल इनकम पे टैक्स पे करता है स्लैब सिस्टम पे जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में प्रेस्क्राइब है। इंडिविजुअल जब इंडिविजुअल बिजनेस करेगा तो उसको जो बिजनेस इनकम होगी उसमें से उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी जो वह अपने आप को रेम्यूनरेशन पे करता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जैसे मिस्टर राम है, यहाँ पे मिस्टर राम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सोल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर कह सकते हो आप इसको। ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अफेयर ऑफ द बिजनेस। जितने भी बिजनेस के कार्य हैं सभी के लिए उत्तरदायित्व खुद है इनका। तो मिस्टर राम अपने आप को ही अगर डिडक्शन दे दे, जैसे रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं अपने आप को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, लोन जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसका पेमेंट कर रहे हैं, और खुद ही डिडक्शन ले तो वो नहीं मिलेगी। एक इंडिविजुअल को उसकी बिजनेस इनकम में से जो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है अपने आप को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, जो वो लोन जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी पेमेंट के लिए, वो खुद डिडक्शन नहीं ले सकता बिजनेस इनकम में से। और इंडिविजुअल जो है वो डिडक्शन ले सकता है फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम क्या होता है मैंने कई बार अपने लेक्चर में बताया आपको, फिलहाल फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ कम शब्दों में ही। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है जितने हेड्स में आपकी इनकम है। जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं एज पर सेक्शन 14, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो इंडिविजुअल पहले तो अपनी इनकम देख लेगा कि बिजनेस इनकम कितनी है उसकी, अगर हो सकता है उसका कोई कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है। तो जो भी हेड्स में उसकी इनकम आती है वो इनकम वहाँ पे मेंशन करेगा,
उसमें प्लस कर देगा कोई प्रोविज़न, क्लबिंग प्रोविज़न। अगर कोई उसने अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी अपने बच्चे को, अपने स्पाउस को, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो अगर इनकम डाइवर्ट की है तो फिर वो इंडिविजुअल के हाथ में ही क्लब हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। कोई लॉस हुआ है किसी हेड में तो उसको सेटअप कर लेता है, उसके बाद उसके पास बचता है ग्रोस टोटल इनकम। इस ग्रोस टोटल इनकम में से इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6A की। जब ग्रोस टोटल इनकम में से इंडिविजुअल डिडक्शन ले लेगा चैप्टर 6A की, तो आएगा टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे वो टैक्स निकालता है जो रेट रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं। स्लैब सिस्टम के हिसाब से वो टैक्स पे करता है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। जो स्लैब सिस्टम है वो आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इंडिविजुअल जो है वो डिडक्शन ले सकता है ग्रोस टोटल इनकम में से। वो डिडक्शन कौन कौन सी होती है उसके बारे में सुन लो आप। सबसे पहले सेक्शन 80C। सेक्शन 80C बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और रियल लाइफ में भी सेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। प्रैक्टिकली आप बहुत देखोगे, इसके बारे में सुना भी होगा आपने। सेक्शन 80C एक नॉर्मल पर्सन, एक साइलेंट पर्सन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। तो इंडिविजुअल डिडक्शन ले सकता है ग्रोस टोटल इनकम में से। सबसे पहले उसको जो डिडक्शन मिलती है वो है सेक्शन 80C में। मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की, 1,50,000 की। अगर वो कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, प्रोविडेंट फंड में कोई इन्वेस्ट किया है उसने, जैसे SPF, RPF, PPF, काफ़ी टाइप्स के फंड होते हैं। फिलहाल मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी 80C अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि आप एक इंडिविजुअल को कौन सी डिडक्शन मिलती है, कितनी मिलती है और मोटा मोटा किस पे मिलती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सेक्शन 80C में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है एक इंडिविजुअल को वो है 1,50,000। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले रखा है, कोई FD करवा रखी है उसने पोस्ट ऑफिस में, कोई ट्यूशन फीस पे करता है बच्चों की, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करता है, कोई यूनिट्स ले रखी है म्यूचुअल फंड की, कोई नाबार्ड की स्कीम में कोई इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारी स्कीमें, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 1,50,000। उसके बाद है सेक्शन 80CCC। सेक्शन 80CCC के अंदर भी एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 1,50,000 की। अगर LIC की कोई एन्युटी प्लान या पेंशन फंड में उसने इन्वेस्ट कर रखा है एक इंडिविजुअल ने, तो 1.5 लाख की छूट मिलती है मैक्सिमम। बट 80CCC को मिला के 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और भी सेक्शन है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 80CCC के बाद है 80D। एक इंडिविजुअल अगर वो अपनी फैमिली का मेडिक्लेम कराता है, यानी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है अपना खुद का, अपने स्पाउस का या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी उसको अपनी खुद की सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन की वो मिलेगी 25,000। अगर पेरेंट्स का करवा रखा है उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर पेरेंट्स का उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है तो पेरेंट्स के लिए अलग से उसको डिडक्शन मिलेगी 25,000 की, 25,000 की। अगर कोई सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स तो फिर वो 25,000 की जगह पे हो जाएगा 50,000 यानी 50,000। और जो प्रीमियम की जो पेमेंट उनको करनी है इंडिविजुअल को, वो अदर देन कैश मोड में करनी, यानी कैश को छोड़ के किसी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करनी होती, जैसे अकाउंट पे चेक से कर सकते हैं, कोई ECS मोड में कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल चाहे तो अपना खुद का, अपनी फैमिली का एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, जो मतलब चेक बॉडी को चेक करवाना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें 5,000 की उसको कैश अगर वो पेमेंट करता है तो छूट मिल जाती है। लेकिन ये 5,000 रुपये भी 25,000 की लिमिट में शामिल है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट में ये शामिल है, 5,000 रुपीज़।
उसके बाद सेक्शन डबल डी, सेक्शन 80 डबल डी, डी मतलब डिसेबल डिपेंडेंट। अगर इंडिविजुअल का कोई डिपेंडेंट जो है वो डिसेबल्ड है, मतलब कोई बॉडी का कोई पार्ट कोई काम नहीं करता, मतलब डिसेबल्ड है कोई बॉडी का पार्ट, इंडिविजुअल अपने डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट में या फिर वो कोई डिपॉजिट करता है उसके मेंटेनेंस के लिए, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को अपने डिपेंडेंट के लिए वो मिलेगी 75,000। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब अगर डिसेबिलिटी जो है 80% से ज़्यादा है, मतलब अगर बॉडी का कोई हिस्सा या मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मतलब 80% से अधिक डिसेबिलिटी है बॉडी में, तो फिर 1,25,000 यानी 1,25,000 की उसको डिडक्शन मिलेगी अपने डिपेंडेंट्स के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए। मतलब अगर वो खुद अगर डिसेबल्ड हो तो फिर उसको मिलेगी 80U में। देखो अगर वो खुद डिसेबल्ड है तो फिर उसके लिए अलग सेक्शन है 80U, वो वहाँ पे अपनी डिडक्शन ले लेगा, लेकिन डिपेंडेंट के लिए 80 डबल डी है। उसके बाद है सेक्शन 80 DDB, बी फॉर बीमारी। इंडिविजुअल अगर कोई एक्सपेंस करता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज या एलिमेंट, स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब होता है कोई बड़ी बीमारी जैसे एड्स, कैंसर, अगर वो खुद पे या अपने डिपेंडेंट्स पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है बड़ी बीमारी पे, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितना अमाउंट वो पे करता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, और 40,000 विच एवर इज लेस, या कह सकते हो विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन हो जिसका वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है डिपेंडेंट्स का, हो सकता है वो सीनियर सिटीजन हो, पेरेंट्स हो, तो उस केस में फिर डिडक्शन 40 की जगह पे कितनी हो जाएगी 1 लाख, यानी जितना अमाउंट वो पे करता है और 1 लाख विच एवर इज लेस। सीनियर सिटीजन हो भले ही सुपर सीनियर सिटीजन हो, 1 लाख की मैक्सिमम डिडक्शंस है। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल कोई इंश्योरेंस करवा रखा है उसने और इंश्योरेंस से कोई अमाउंट रिसीव होती है उसको, तो फिर जितनी अमाउंट उसको रिसीव होती है इंश्योरेंस से, जितनी अमाउंट उसको रिसीव होती है इंश्योरेंस से, वो लेस हो जाएगी इस अमाउंट में से, यानी जो डिडक्शन मिल रही है उसको, जितना अमाउंट वो पे कर रहा है वो 40,000 या 1 लाख विच एवर इज लेस, इसमें से लेस हो जाएगा जितना अमाउंट उसको इंश्योरेंस से मिलता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, और रिमेनिंग अमाउंट ही डिडक्टेबल होगी, यानी उसको डिडक्शन मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मिस्टर राम का डिपेंडेंट उसका बच्चा, उसको बड़ी बीमारी है, कैंसर लगा लो एग्जांपल में, कोई बात नहीं, वो अपने बच्चे के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करता है 50,000, तो आप पहले चेक कर लोगे अमाउंट पेड और 40,000, अमाउंट पे कितना कर रहा है वो 50,000 और 40,000, विच एवर इज लेस, कम कौन सा है 40, उसको डिडक्शन मिल जाएगी 40,000 की, और साथ में उसने इंश्योरेंस करवा रखा था उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है कितना 20,000, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है 20, तो 40 डिडक्शन जो मिल रही थी उसको वो कम हो जाएगी। अब 20 कहाँ से मिल रहा है उसको इंश्योरेंस कंपनी से, तो 40 में से 20 लेस होकर 20 रिमेनिंग, तो अब 20 की डिडक्शन मिलेगी ना कि 40 की। उसके बाद है सेक्शन 80E, ई फॉर एजुकेशन। अगर इंडिविजुअल अपने डिपेंडेंट्स के लिए कोई लोन लेता है एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए जो +2 के बाद होती है, तो जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा 7 सालों तक उसको डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80EE, अगर इंडिविजुअल कोई लोन लेता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, रहने के लिए घर उसके लिए लोन लेता है, तो उस लोन पे जो उसको इंटरेस्ट पे करेगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80EE के अंदर, लेकिन
50,000 तक। ऐसे ही ATG के अंदर वो डोनेशन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चिल्ड्रन नेशनल फंड, बहुत सारे फंड है, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत। अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि कोरोना के लिए PM ने फंड बनाया, तो उसमें भी कर सकते हैं, वो भी ATG में आता है। उसके बाद है सेक्शन 80GG, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। अगर इंडिविजुअल अपने खुद के घर में ना रहते हुए बाहर रेंट पे उसने घर ले रखा है, उसके लिए वो रेंट पे करता है, तो डिडक्शन मिल जाएगी उसकी भी। उसको कितनी मिलेगी? पहले तो टोटल इनकम का वो 25% निकालेगा, फिर 5,000 पर मंथ ले लेगा। उसके बाद रेंट जितना पे करता है उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम लेस कर देगा। तीनों में से जो लेस अमाउंट आएगी उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर कोई इंडिविजुअल को सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी 10,000। पहले वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में दिखाएगा, उसके बाद उसको डिडक्शन मिल जाएगी 10,000 तक। उसके बाद है सेक्शन 80TTB, ये है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है इंडिविजुअल तो उसको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अब असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो स्लैब सिस्टम है एक इंडिविजुअल के लिए, वो है अप टू ₹2,50,000 देयर इज नो टैक्स, मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मोर देन 2,50,000 बट अप टू ₹5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख तक 5% है। मोर देन 5 लाख बट अप टू ₹10 लाख, 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक 20% है। एंड मोर देन 10 लाख देर विल बी 30%। अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो 30% हो जाएगा टैक्स। इसके ऊपर लग जाएगा सरचार्ज अगर इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है ना वो 50 लाख से ज़्यादा है तो 10%, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। लेकिन इसके लिए उसको मार्जिन रिलीफ भी मिल जाएगी। अब सवाल आ रहा होगा सर मार्जिन रिलीफ क्या होती है, तो फिलहाल एक सिंगल लाइन में बताना चाहूँगा कि जब आपका 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर इनकम कमाने से जो सरचार्ज लगता है, जो सरचार्ज लगेगा वो जितनी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है उससे अधिक आपका टैक्स नहीं हो सकता। अधिक हो गया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये कि 50 लाख से ऊपर कमाया 2 लाख, वो टैक्स बन रहा है 2.5 लाख, तो भाई 2 लाख की तो टैक्स ले सकती है गवर्नमेंट, कमाया 2.5 पे 2.5 लाख कैसे टैक्स ले लेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया मार्जिन रिलीफ का फिलहाल। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स में से रिबेट मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। टैक्स में से जो डिडक्शन मिलती है, जो छूट मिलती है, वो रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A। किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख। रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो, तो उसको मैक्सिमम टैक्स में से छूट मिल जाएगी 12,500 तक। यानी टैक्स आया 15,000 और 12,500 विच इज लेस। 15,000 टैक्स आया, 12,500 मैक्सिमम उसको छूट मिल सकती है टैक्स में। कम कितना है? 12,500, यानी 15,000 में से छूट मिल गई उसको 12,500 की, तो 2,500 रुपये टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल के बाद हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक जॉइंट फैमिली मिलके बिजनेस कर सकती है, कोई उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोई जॉइंट फंड है, इन्वेस्ट करके बिजनेस करना चाह रहे हैं। जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है। HUF के ऊपर मेरा स्पेशल लेक्चर है, अगर आप कोई बच्चा कोई डीप में पढ़ना चाहिए HUF के ऊपर तो मेरा इसके ऊपर लेक्चर भी है। तो जब एक फैमिली, जॉइंट फैमिली मिलके बिजनेस करती है तो वो अपने कर्ता का मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली, जो पूरा मतलब बिजनेस संभालता है, कर्ता कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कोई सीनियर मेंबर हो, अगर सबकी संतुष्टि हो, कंसेंट हो, आपस में डिस्कशन करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि कर्ता कौन बनेगा। कर्ता कोई भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली कौन होता है? सीनियर
फैमिली का जो मेंबर होता है वो करता होता है। अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली मिलके बिजनेस करती है और वो अपने फैमिली मेंबर या कर्ता को रेम्यूनरेशन पे करती है, क्या पे करती है? रेम्यूनरेशन। अगर वो रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड है, यानी बदले में कर्ता या फैमिली मेंबर सर्विस दे रहे हैं एचयूएफ को, काम कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस में, तो जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है एचयूएफ द्वारा अपने कर्ता या फैमिली मेंबर्स को, जब एचयूएफ अपनी इनकम निकालेगा तो उस रेम्यूनरेशन की उसको डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब अलाउड हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, और जो रेम्यूनरेशन जो फैमिली मेंबर को मिल रहा है वो उसकी पर्सनल इनकम होगी और सैलरी हेड में चला जाएगा वो। और एचयूएफ के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है एज पर स्लैब सिस्टम, जो इंडिविजुअल पे लगता है, जो कि प्रेस्क्राइब होता है रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में। एचयूएफ को भी डिडक्शन मिलती है ग्रोस टोटल इनकम में से, सेक्शन 80C, 80D, 80DDB, 80TT जो आप पढ़ चुके हो वही डिडक्शन। उसके बाद मैं बात करता हूँ फर्म एलएलपी की। फर्म एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इनकम टैक्स में असेसमेंट दोनों का सेम ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग असेसमेंट। असेसमेंट के संबंध में कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, दोनों का सेम असेसमेंट होता है। एक फर्म की, यानी अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करती है तो उसकी टोटल इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा। अगर कोई फर्म बिजनेस करती है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, तो उसकी टोटल इनकम पे फ्लैट कितना लग जाएगा? 30% टैक्स प्लस सरचार्ज 12%। अगर टोटल इनकम ज़्यादा है 1 करोड़ से तो मार्जिन रिलीफ अप्लीकेबल हो जाएगी, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और फर्म जो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है वो 12% तक अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो रेम्यूनरेशन पे करती है वो सेक्शन 40B में डिफाइंड है, मैक्सिमम लिमिट है वहाँ पे। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट जो बुक प्रॉफिट होता है 3 लाख, उसका 90% हो 1,50,000, दोनों में हायर जो होगा वो ले लेंगे, और रिमेनिंग जो बुक प्रॉफिट होगा उसका 60% ले लेंगे। लेकिन अगर लॉस है तो फिर 1,50,000 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना बनेगा? 150 बनेगा। और पार्टनर्स को जो अपने फर्म से जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, क्योंकि टैक्स लग चुका है फर्म के हाथ में। तो पार्टनर्स को जो फर्म से प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो एग्जम्प्ट होता है 10(2) के अंदर। और एक कॉन्सेप्ट है, सभी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, 115 BBG। अगर कोई कंपनी मान लो बिजनेस करती है, प्रोडक्शंस करती है, वो एटमॉस्फेयर को काफ़ी एक तरह से पॉल्यूट कर रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है कंपनी को, और उसमें लिमिट डिस्क्राइब कर देती है कि आपको इतना ही आपको अलाउड है, आप जो इतना कार्बन मतलब आप अलाउड है, आपको इतना ही आप एटमॉस्फेयर में कार्बन बिजनेस के थ्रू छोड़ सकते हो आप, यानी एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। सपोज एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी को गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दी कि आप 100 पार्ट पर मिलियन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप अलाउड है, लेकिन इन्होंने क्या किया 50 ही गैस मतलब एमिट हुई वहाँ से, तो इनके पास अब भी बच रहा है 50 का क्रेडिट। तो ये 50 ये किसी और थर्ड पार्टी को अगर सेल कर दे तो इस सर्टिफिकेट को सेल करने से जो क्रेडिट बचा हुआ है इनके पास उसको ट्रांसफ़र करने से, कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने से जो इनकम आ जाएगी तो उस इनकम पे टैक्स जो होगा वो होगा 10%। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सेक्शन 115 JC।
देखो AMT जो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो अप्लीकेबल है सभी एसएससी पे, सभी एसएससी पे ये अप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट कंपनी को छोड़कर सभी पे अप्लीकेबल है, कंपनी को छोड़कर सभी पे ये अप्लीकेबल है AMT। अब सवाल ये है कि सर AMT क्या होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स निकाला जाएगा सभी एसएससी द्वारा, कंपनी को छोड़कर। सेक्शन 115 जेसी बोलता है पहले तो आप अपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकाल लो, जैसे रेगुलर निकालते हो आप, और 18.5% ले लो एडजस्टेड टोटल इनकम का, 18.5% ले लो आप एडजस्टेड टोटल इनकम का। दोनों में जो हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तो पे करना ही पड़ेगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स मिनिमम है ये, इतना तो पे करना ही पड़ेगा आपको, अधिक कर सकते हो आप, दोनों में जो अधिक होगा वो पे करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 18.5% ये है AMT जो आप एडजस्टेड टोटल इनकम पे करते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा सर कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगी कैसे, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले आप टोटल इनकम निकाल लोगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। टोटल इनकम लिख लिया आपने, इस टोटल इनकम में आप ऐड कर दोगे चैप्टर 6A की डिडक्शन। इस टोटल इनकम में आप ऐड कर दोगे चैप्टर 6A की डिडक्शंस जो आपने इनकम के रिस्पेक्ट में ली है, जैसे सेक्शन 80IA, 80IB, 80IC, वो सेक्शन आपको इनकम में से डिडक्शन देते हैं। अगर वो डिडक्शन आपने ली है तो उसको दोबारा से ऐड बैक कर दो टोटल इनकम में। अगर आपने कोई 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कोई डिडक्शन ली है तो वो ऐड बैक कर दो। आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD में डिफाइन है उसकी कोई डिडक्शन ली है तो वो ऐड बैक कर दो। लेकिन अगर आपने कोई एसेट यूज की है और स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने डिडक्शन नहीं ली उसकी, तो उसकी डेप्रिसिएशन की आप डिडक्शन ले सकते हो अगर आपने वहाँ पे क्लेम नहीं की तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। इस पे 18.5% तो आपको पे करना ही है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्योंकि एसएससी क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिडक्शन यूज कर अपने टोटल इनकम को इतना कम कर लेते हैं कि उनका टैक्स जो है बहुत कम बनता है। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ऐसे ही काफ़ी लोग टैक्स इधर से चोरी करने लग गए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया AMT का। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला AMT की मिनिमम 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते आप। अब सवाल ये आ रहा है कि हम जो पे कर रहे हैं 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, वो तो ज़्यादा है हमारे नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के भी, यानी जो हम टैक्स निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वो ज़्यादा बन रहा है हमारा। तो कोई बात नहीं, आप अधिक पे कर रहे हो, किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ जाए, तब आप जो एक्सेस पे कर रहे हो ना 18.5% एडजस्ट टोटल इनकम का, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। कैसे देखोगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा है। टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी जो आप एडजस्टेड टोटल इनकम पे जो टैक्स पे करते हो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। टैक्स क्रेडिट कैसे निकालना है, टैक्स एज पर AMT प्रोविजन, यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकाल लो आप। 18.5% निकाल लोगे एडजस्टेड टोटल इनकम का। और अगर सरचार्ज, अगर टोटल इनकम आपको पता है, अगर कोई इंडिविजुअल है 50 लाख से अधिक जा रही है तो फिर उस पर लग जाएगा सरचार्ज भी। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो अप्लीकेबल है ही, सब पता ही है आपको।
तो टैक्स क्रेडिट कैसे निकलेगा? पहले तो आप टैक्स ले लोगे एज पर एएमटी प्रोविजन, ले लिया आपने, उसमें से लेस कर देते हो आप टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। जैसे मान लो मेरा एएमटी जो आया है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो मेरा 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम आया है 1 लाख, और मेरा नॉर्मल टैक्स आया है 50,000, तो मेरा टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 50,000। इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ और इसको आगे लेके जा सकता हूँ मैं 15 ईयर्स तक, 15 सालों तक मैं आगे लेके जा सकता हूँ इसको सेट ऑफ करने के लिए। जैसे मान लो अगर 15-16 तो मेरे को टैक्स क्रेडिट मिला, तो 30-31 तक मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। अब देखो आपका जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स था 1 लाख था, टैक्स कितना बना नॉर्मल आपका 50, तो टैक्स क्रेडिट कितना बन गया 50, क्योंकि आपने अधिक पे किया है 50। अब हुआ क्या कि एक साल मतलब किसी साल आपका जो नॉर्मल टैक्स है वो अधिक आ जाता है, तो आप सेट ऑफ कर लोगे जो डिफरेंस होगा। कैसे? देखो आपका टैक्स आ गया एज पर नॉर्मल प्रोविजन आया 1 लाख, और एएमटी के हिसाब से आया आपका 60,000, यानी इस साल आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ गया, तो 40,000 टैक्स आ गया आपका। लेकिन 40,000 डिफरेंस आ गया आपको, और इस डिफरेंस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। देखो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है आपका 1 लाख, और एएमटी के हिसाब से कितना टैक्स बनता है 60,000, तो डिफरेंस कितना है 40,000। जो आपका डिफरेंस जो है वो 40,000, यानी जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है वो 40 बन रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो किससे? 50,000 से। लेकिन कितना कर सकते हो 40, क्योंकि 40 तो है डिफरेंस आपका, इसी को आप एडजस्ट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो नॉर्मल टैक्स मेरा 1 लाख और इसमें से मुझे क्रेडिट मिल जाएगा 40,000 का, तो 60,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। और टैक्स क्रेडिट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट जाएगी सीए की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि एएमटी सही है, ऐसे कैलकुलेट किया गया है, और उस पर साइन होगा सीए का। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई, इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई इफ एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। अगर किसी इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई की एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से अधिक नहीं है, तो उस पर एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर एएमटी दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की। अगर एक कंपनी बिजनेस करे, तो कंपनी बना के बिजनेस किया जाए, तो डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, फॉरेन की तो बात करेंगे नहीं हम। डोमेस्टिक कंपनी के पे जो टैक्स लगता है वो 30% फ्लैट है, नॉर्मल केस में 30% टैक्स लगता है एक डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, प्लस सरचार्ज हो जाएगा 7% अगर 1 करोड़ से अधिक है तो, प्लस लग जाएगा 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कोई रेम्यूनरेशन पे करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। कंपनी को जो रेम्यूनरेशन पे कर रही है, एमडी को जो लोन पे कर रही है इंटरेस्ट पे, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिविडेंड जो पे किया जा रहा है शेयर कैपिटल पे, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी का टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट किसी प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर 17-18 में 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस पे टैक्स है 25%, यानी 5% की छूट दे दी गई, 5% की छूट दे दी गई। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जो सेटअप रजिस्टर्ड है ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2016, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसका सेटअप और रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च 2016 है उसके बाद है, और वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन करती किसी आर्टिकल थिंग्स का या डिस्ट्रीब्यूशंस करती है, और वो क्लेम नहीं करती, मतलब वो डिडक्शन नहीं लेती किसका, 10AA का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, 32 डेप्रिसिएशन, 33AB जो डिपॉजिट एंट्री डेवलपमेंट अकाउंट, 33AB नेचुरल गैस, 35 एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च,
AD स्पेसिफाइड बिजनेस, CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, 30 CCD स्किल डेवलपर प्रोजेक्ट और चैप्टर 6A डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी सेटअप रजिस्टर्ड है ऑन आफ्टर 1 मार्च 2016 और मैन्युफैक्चर करती है वो आर्टिकल थिंग्स या डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो क्लेम नहीं करती इस सेक्शन का, यानी इनमें कोई बेनिफिट नहीं लेती वो, तो ऐसे केस में उस पर 25% लग जाएगा टैक्स, यानी 5% की छूट इनको मिल जाएगी। इनके पास ऑप्शन अलाउड है। और जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं होगा भाई आगे। और डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं ये 40%, वो भी WDV बेसिस पे, WDV बेसिस पे। अब लास्ट है कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच। यानी मैं सिंपली बोलूं, एक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिफरेंस देखना है कि किसकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है। तो इसमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो फैमिली प्लानिंग पे जो खर्चा करती है वो अगर रिवेन्यू नेचर है तो फिर तो आंख बंद करके 100% डिडक्शन मिल जाएगी उसको बिजनेस इनकम में से। रिवेन्यू की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिजनेस इनकम में डिडक्शन मिल जाती है। जो भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उसकी तो 100% डिडक्शन मिल जाती है बिजनेस में। अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देती है तो उस केस में क्या बोला, आपको डिडक्शन मिलेगी बट एक साथ नहीं मिलेगी। आप एक काम करना, 20% ले लेना एवरी ईयर अप टू 5 ईयर्स। यानी अगर सपोज करो 1 लाख मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लानिंग पे, तो हर साल 20 मुझे डिडक्शन मिलती रहेगी। और ये डिडक्शन जो है वो, और ये डिडक्शन आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये डिडक्शन आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी सेट ऑफ कर सकता है SSC, जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन करते हैं। वो मज़े की बात, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी को ही मिलती है फैमिली प्लानिंग की। लेकिन मैं बात करूं अगर पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम करती है, वो भी एसेट पे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म जो लोन पे इंटरेस्ट पे करती है अपने पार्टनर्स को, वो 12% अलाउड होता नहीं। यहाँ पे मैं कहूँ कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को जो लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर से, उन पे इंटरेस्ट जो पे करती है उसका जो मैक्सिमम डिडक्शन ले सकती है फर्म वो है 12% तक। लेकिन बात करें अगर कंपनी की, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो लोन लेती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसको डिडक्शन मिल जाती है। कंपनी के हाथ में टैक्स फ्री इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सेक्शन 80IA, तो यहाँ ये जो सेक्शन है स्पेशली ये डिडक्शन देते हैं इनकम में से ही। और जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन मनी लेंडर्स, उसकी छूट मिल जाती है उसको। कंपनी हैज़ टू पे सैलरी टू एम्प्लॉइज, यहाँ देखो सैलरी तो कंपनी को पे करनी है, इसमें तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनती भी नहीं है, ये तो मैंडेटरी है कंपनी के लिए पे करना। अगर बात करूँ मैं पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो रेम्यूनरेशन पे करती है, वहाँ पे कुछ लिमिट है, तो वहाँ पे कुछ टैक्स लायबिलिटी की संभावना बन जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, कंपनी जो है उस केस में विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस से बाहर निकला जा सकता है कभी भी। और यहाँ पर जो शेयर्स है अगर उनको मैं सेल कर दूँ तो मुझे बेनिफिट मिल जाता है इंडेक्सेशन का, बेनिफिट मिल जाता है इंडेक्सेशन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते वक्त हम यूज़ करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स अगर फर्म को छोड़ते हैं तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इंडेक्सेशन का, जब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो फर्म कंपनी के केस में मिलता है वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा जब वो फर्म को छोड़ेंगे। और टैक्स प्लानिंग में
यहाँ पे जो आपने देखी है कि मैक्सिमम डिडक्शंस किसको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम में से, मैक्सिमम डिडक्शन किसको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम में से। जिसको अधिक डिडक्शन मिलती है उसको ही चूज किया जाता है बिजनेस करने के पर्पज से। तो ये था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चैप्टर बड़ा भी काफ़ी था टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करूँगा उसका। क्योंकि देखो एक वीडियो के अंदर सारी बातें बताना पॉसिबल भी नहीं होता, और आप देख रहे हो कि वीडियो किस में बन रहा है। ये वीडियो भी एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेके वीडियो बनाता हूँ मैं। फिर भी पूरी फुल सपोर्ट आपके लिए, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो एनी टाइम, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।